Very good morning, dear students. We are starting with the next lecture of surface chemistry, in which we are going to talk about Freundlich adsorption isotherm. तो फ्रंटलिच नाम के केमिस्ट ने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिए थे, जिसमें एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए गए थे और उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता था कि गैसेस की एड्जॉर्प्शन जो है सॉलिड्स के ऊपर कैसे होती है। तो ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसमें हम स्ट्रिक्टली गैसेस की एड्जॉर्प्शन को सॉलिड के ऊपर पढ़ेंगे। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का वेरियस प्रेशर पे यहाँ पे गिवन है। तो इसमें जो एड्जॉर्प्शन का आइसोथर्म बनाया गया है, उसमें एक एक्सिस पे आपका एड्जॉर्प्शन है गैसेस का सॉलिड के सरफेस के ऊपर, और P स्टैंड फॉर प्रेशर। X जो है इस मास ऑफ एड्जॉर्बिट, M जो है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट हमने यहाँ पे गैस लेनी है, एड्जॉर्बेंट हमने यहाँ पे सॉलिड लेना है। तो कल के वीडियो में आपको एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बारे में बड़ी क्लियरली बताया था, और परसों के वीडियो में भी। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये जो प्रेशर है एक तरह से लो प्रेशर है, ठीक है। इट्स ए लो प्रेशर। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट प्रेशर को, और ये यहाँ पे और आगे चले गए तो आप देखिए कि प्रेशर यहाँ पे बहुत इंक्रीज कर गया। ये इंटरमीडिएट प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। ठीक है। तो इस कर्व पे मैंने क्या किया, तीन तरह के प्रेशर शो कर दिए हैं: लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। तो इट हैज़ बीन फाउंड, सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रेशर लेना है। इट हैज़ बीन फाउंड के इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब होता है पर मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट is directly proportional to pressure is power raised to 1 upon n. And it's equation number 1, intermediate pressure. यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है वो रैपिडली हो रही होती है। फिर हम लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे जाएंगे। लो प्रेशर पे पहले आप यहाँ पे देख ही लो। लो प्रेशर पे जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के के लगा देना। और हाई प्रेशर पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के के लगा देना। ये पी नॉट जो है सैचुरेटेड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस प्रेशर के बाद ये जो ग्राफ है, इसकी जो लाइन है वो प्रेशर के पैरेलल हो गई है, यानी कि इसके बाद एड्जॉर्प्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, आप चाहे प्रेशर को इंक्रीज करते जाओ। इसलिए इस हाई प्रेशर को सैचुरेटेड प्रेशर कह दिया गया।
या हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड प्रेशर ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर के अबव रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्रेशर की इक्वेशन उसने ली थी। इंटरमीडिएट प्रेशर x अपॉन एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के वहाँ पे k लगा दिया। लो प्रेशर x अपॉन m यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x का मतलब बता दिया, m का बता दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दिया। हाई प्रेशर पे x अपॉन m इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दिया। और पी नॉट जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इस हाई प्रेशर के बाद एड्जॉर्प्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, चाहे प्रेशर आप इंक्रीज भी करते जाओ, तो इस पी नॉट प्रेशर को फिर हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर कह सकते हैं। तभी तो इसमें पी नॉट लिखा है और बाकियों में पी ही लिखा है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट इक्वेशन 2। लो प्रेशर पे जैसे आपको ग्राफ में बताया, x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दिया, इक्वेशन नंबर 2 होगी। हाई प्रेशर पे आ जाइए, तो इसमें जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है प्रेशर एक्सिस पे। तो इसका मतलब कि प्रेशर इंक्रीज भी करो तो एड्जॉर्प्शन का रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता, यानी कि x अपॉन m जो है प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ पे p दोनों में लगाया हमने, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर पे, यहाँ पे p नॉट लिख दिया। और ये वाला प्रेशर अबव विच rate of adsorption become almost constant or becomes independent of increasing pressure is called as saturated pressure। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा दो तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर वाली इक्वेशन थी उसको आप दोबारा से देखिए। सबसे पहले हमने शुरुआत ही यहाँ से की थी। इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे हमने कहा था x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर रेज टू 1 अपॉन n। तो हम इस पे दोबारा आ रहे हैं। एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x अपॉन एम को मैं रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कह देता हूँ। ठीक है, एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर x अपॉन एम डिपेंड अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे तो डिपेंड करता ही है, बट उसकी पावर जो है वेरी करती है 1 और 0 के बीच में, यानी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो इसलिए हम x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n लिख देते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के k लगा देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। इक्वेशन 4 का लॉग ले लिए दोनों तरफ, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। तो x अपॉन m का लॉग लेंगे तो लॉग x अपॉन m हो जाएगा इज इक्वल टू k का लॉग, लॉग k हो गया। आगे k इंटू p के बीच में मल्टीप्लिकेशन है एक तरह, तो मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस लगा देते हैं। तो p की पावर 1 अपॉन n है, जो पावर होती है उसको लॉग के आगे ले आते हैं 1 अपॉन n, मतलब ये कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है, लॉग p। ये इक्वेशन 5 हो गई। तो अब ये इक्वेशन 5 को यूज़ करके अगर हम लॉग x अपॉन m और लॉग p के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच में, लॉग x अपॉन m और लॉग p के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और उसमें एक इंटरसेप्ट भी होगा जो कि लॉग k के इक्वल होगा, और जो स्लोप होगी 1 अपॉन n होगी। पहले आप देख लीजिए कि ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, लॉग x अपॉन m
लॉग पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, और लॉग के इंटरसेप्ट होगा और स्लोप जो होगी ग्राफ की वो 1/n के इक्वल होगी। तो लेट्स सी। ये इंटरमीडिएट प्रेशर है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, टेंजेंट इसका ड्रॉ करूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर मैं ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, तो अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है। अगर यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाला पार्ट जो है इसे इंटरसेप्ट लॉग के कह देते हैं, ऑर्डिनेट इंटरसेप्ट लॉग के। और ये जो स्लोप है वो 1/n के इक्वल होगी, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट प्रेशर पे इनका लॉग लिया था। तो लॉग लिया था दोनों तरफ, तो क्या आया था, log x/m, ये LOG log x/m हो गया, इज इक्वल टू log k, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर आगे आ जाती है 1/n इंटू log p। तो ये log p वर्सेस log x/m के बीच में ग्राफ है और ये इंटरसेप्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टीप है ना, कि एड्जॉर्प्शन की स्टीप है, मतलब हमने इंटरमीडिएट प्रेशर को ही क्यों चूज़ करा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका ही क्यों लॉग लिया, इसका ही क्यों इंटरसेप्ट निकाला। लो प्रेशर पे भी एड्जॉर्प्शन उतनी फास्टर नहीं है। हाई प्रेशर पे तो सैचुरेटेड प्रेशर जब आ जाता है तो एड्जॉर्प्शन का रेट ही कांस्टेंट आ जाता है। तो एक इंटरमीडिएट प्रेशर ही बचा जहाँ पे जो स्लोप है वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन असेंड कर रही है ऊपर की तरफ। और इस स्लोप को हमारे लिए ये मीनिंग है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस क्वाइट अ लॉट एज कंपेयर टू on the low pressure and high pressure at intermediate pressure. So rate of adsorption increases much better as compared to rate of adsorption at low pressure and rate of adsorption at high pressure. क्लियर है? ये ग्राफ क्लियर है आपको? ओके। तो ये मैंने इस पेज पे सारा लिखा हुआ है, ईजियर करके आपकी लैंग्वेज बना दी है मैंने। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपने पढ़ा है, इसमें पढ़ा है कि गैस जो है एड्जॉर्ब होती है सॉलिड के ऊपर। तो क्या हम ये सेम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन के केसेस में? यस, फ्रेडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो। तो इस टॉपिक को नाम दिया है एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। जो सॉलिड सरफेस है वो सल्यूट को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन। लाइक आपके पास, आपने चीनी बनानी है,
शुगर फैक्ट्री अगर आप कि किसी रिलेटिव की है या आपने कभी शुगर फैक्ट्री कभी विज़िट करी है या कभी किसी से सुना है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि शुगर केन के गन्ने से बनती है। तो गन्ने के जूस से बनती होगी, गन्ना थोड़ी गन्ने को पकड़ के थोड़ी चीनी बना देते होंगे। तो गन्ने का जूस निकालते होंगे ना, तो गन्ने का जूस कितना मटमैला सा होता है, कितना अर्दन कलर का होता है, मिट्टी से रंग का होता है। तो जो शुगर आपके घर में आती है, कितनी चकाचक चमक रही होती है, कितनी चमक रही होती है। तो उसको सफ़ेद कैसे करते हैं फिर? तो क्या होता है कि जो गन्ने के जूस की सॉल्यूशन है, उसमें हम एक एक्टिवेटेड चारकोल, कल मैंने परसों फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्टिवेशन का मतलब बताया था। एक्टिवेशन का मतलब कि ऐसा एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर पहले कोई और गैस एड्जॉर्ब ना हो। और ये भी बताया था कि सेकंड लेक्चर में ये बताया था, कल और परसों के लेक्चर में बताया था कि जो एक्सीलेंट एड्जॉर्बेंट हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल और सिलिका जेल है। अब शुगर केन के जूस में उसको कलरलेस करना है और उसको विटिश करना है, उसको चमाचम करना है, उसमें सिलिका जेल तो नहीं डालेंगे ना। एक्टिवेटेड चारकोल से हमें कोई नुकसान नहीं है, तो एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं, ये एड्जॉर्बेंट हो गया। ये गन्ने की सॉल्यूशन में से कलर को, हाँ, गन्ने की सॉल्यूशन में से कलर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। कौन? एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल गन्ने की सॉल्यूशन में से, शुगर केन की सॉल्यूशन में से कलर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है, देयर बाय डीकलराइजिंग सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका मतलब हमने शुगर की सॉल्यूशन को डीकलराइज कर लिया। जब शुगर की सॉल्यूशन को आपने डीकलराइज कर लिया तो फिर उसके बाद शुगर कैसे बनती है, आपको इसके लिए शुगर फैक्ट्री में जाके देखना चाहिए। डेफिनेटली वो जो कलरलेस शुगर की सॉल्यूशन, शुगर केन की सॉल्यूशन होती है जिसमें से कलर आप निकाल चुके हैं, उसको फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के बाद उसको शुगर के जैसे दाने चाहिए होते हैं। कई बार बाज़ार से चीनी खरीदो, कई फैक्ट्रीज़ इस तरह की शुगर के दाने बनाती हैं, कई इस तरह के बनाती हैं, कई इस तरह के बनाती हैं। डिपेंड करता है कि मशीन कैसी है उनके पास, कि शुगर कैसी निकलेगी। तो फ्रीज़ करके जब वो जम जाती है, फिर उसको पॉलिश भी करते हैं डेफिनेटली। फिर वो एकदम से चमाचम हो जाती है। फिर उसको मशीन में डाल के उसके छोटे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मार्केट में आ जाते हैं। शुगर जितनी सफ़ेद होती है आपके घर वालों को और हमें उतनी अच्छी लगती है। ये नहीं पता कि हमने उसको एक्टिवेटेड चारकोल से डीकलराइज भी किया था और उसको पॉलिश भी करा था। दालों को भी पॉलिश करते हैं। तो चलो, ये एक एड्जॉर्प्शन की बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि शुगर बनाने के प्रोसेस में शुगर केन की सॉल्यूशन को डीकलराइज किया जाता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में से सूटेबल एड्जॉर्बेंट डाल के अमोनिया को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन, जो कि एसिटिक एसिड को वाटर में डाल के बनाई होती है, अगर आप एसिटिक एसिड को उसमें से एड्जॉर्ब करना चाहते हो, वो भी आप एक्टिवेटेड चारकोल के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो बहुत ही अच्छा हमारे पास एड्जॉर्बेंट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल, जो खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ कर लें तो कोई नुकसान नहीं है।
हाँ, हम बात कर रहे थे कि फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें था गैसेस एड्सॉर्ब हो रही थी सॉलिड के ऊपर। यहाँ पे सॉल्यूशन में से एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर या सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर तो नहीं हो सकता, तो जो ग्राफ है वो x अपॉन एम वर्सेस p के बीच में तो नहीं बन सकता सॉल्यूशन के केस में। डेफिनेटली वहाँ पे p की बजाय क्या आना चाहिए, c स्टैंड फॉर व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। c स्टैंड फॉर व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे का वैसा। यानी कि ये हम जो टॉपिक अब बिल्कुल फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ solute from the solution on the solid surface depends upon concentration of solution and temperature and temperature। हाँ, हालांकि गैसेस के केस में हमने ये जो ग्राफ है वहाँ पे हमने टेम्परेचर को क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है। सॉल्यूशन के केस में ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कि अगर आपको ये सारा टॉपिक सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए और आपको ग्राफ भी बनाने के लिए बंदा कह दे, एग्जामिनर कह दे, तो आपने x अपॉन एम इज इक्वल टू के यहाँ पे c कर देना है। x अपॉन एम इज इक्वल टू के p नहीं c 1 अपॉन n कर देना है। x अपॉन एम इज इक्वल टू के c नॉट कर देना है। दैट इज इट, बाकी सारा सेम। क्योंकि ये प्रेशर पे नहीं डिपेंड कर रही एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन में से, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है बच्चा। और जब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो फिर आपको सी ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, द ग्राफ इज सेम एज ड्रॉन अबव, यानी कि पिछले पेज पे, एक्सेप्ट प्रेशर इज रिप्लेस बाय कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए हम इंटरमीडिएट रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे x अपॉन एम इज इक्वल टू के सी की पावर 1 अपॉन n, इसका लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो फिर log x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के, मैंने बताया था कि प्रोडक्ट का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और पावर हो, तो पहले तो पावर को आगे ले आना, और प्रोडक्ट हो के और सी का तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, तो 1 अपॉन एन को आगे ले आए, लॉग सी हो गया। बाकी जो ये वाला ग्राफ है जिसमें इंटरसेप्ट बनाना है उसमें भी यहाँ पे लॉग के ही आएगा, लॉग एक्स अपॉन एम ही आएगा, लॉग पी की जगह लॉग सी आएगा और स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आएगी। आई एम वेरी श्योर कि आपको फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ओके। आइसोथर्म्स के बाद मैं आपको आइसोबार्स के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक अप अ ग्राफ फॉर एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो आपने +1 में थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबार्स के बारे में पढ़ा होगा कि जब कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं या जब कोई प्रोसेस हम टेकअप करते हैं, तो अगर पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसे आइसोबार कहा जाता है। इसमें चूँकि एड्सॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार हो जाएगा। सो ग्राफ बिटवीन x अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर? यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। एक को मैंने वेवी सी लाइन लगा के लिख दिया है कि ये ग्राफ मेरा फिजियोसॉर्प्शन के लिए है और ये ग्राफ मेरा
केमिजॉर्प्शन के लिए है। फिजियोजॉर्प्शन में दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज। क्योंकि कल जब मैं आपको डिफरेंसेस पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में पढ़ा रहा था, जो लास्ट वीडियो कल मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था फिजियोजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। क्या होती हैं? वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एड्जॉर्प्शन का उलट डिजॉर्प्शन होता जाएगा। एड्जॉर्प्शन का उलट क्या होता जाएगा? डिजॉर्प्शन। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो वीक वांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाएंगी और एड्जॉर्प्शन की बजाय क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रादर मैं ये भी कह सकता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजियोजॉर्प्शन में एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करती है और डिजॉर्प्शन इंक्रीज करती है। गॉट इट? ये कल मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आपको डिफरेंसेस करवाए थे, उसमें आप वो वीडियो को दोबारा सुनिए, ठीक है? केमिजॉर्प्शन पे आ जाते हैं। केमिजॉर्प्शन में पहले रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि केमिजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनना होता है और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मिलके एक नया सरफेस कंपाउंड बनाते हैं। और जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना होता है तो रिएक्टेंट को, यानी एड्जॉर्बेट को, एड्जॉर्बेंट के ऊपर अटैच होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में केमिजॉर्प्शन यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के टाइम पे एड्जॉर्बेट को मिल जाती है कि वो एड्जॉर्बेंट के साथ अपना केमिकल बॉन्ड बना सके। वंस द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द पर्पज इज सॉर्टेड आउट। यानी कि एक बार एड्जॉर्प्शन हो गई, केमिकल बॉन्ड बन गए, तो फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, केमिकल बॉन्ड बन गए। और हमने पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर आप इसे हीट सप्लाई करोगे तो लीचेटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी डिजॉर्प्शन होगी। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को। जब मिल जाती है, बॉन्ड बन जाते हैं, तो फिर उनको हीट नहीं चाहिए, फिर लीचेटर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वही होगा जो किसमें हुआ था, फिजियोजॉर्प्शन में। क्लियर हो गया? ये आप कल के वीडियो में ज़रूर सुनना। मैंने ये कल डायग्राम्स बना बना के, और मैंने वो डायग्राम की पिक भी आपको खींच के भेज दी थी स्कैन करके, कि आपको पता चल जाए कि मैंने जो पढ़ाया। ठीक है? तो आज के लेक्चर में मैं आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार के बारे में ही पढ़ाना चाहता था। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारे पास जो अगला लेक्चर होगा कल का, उसमें होगा एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। मीनवाइल आई एम वेरी श्योर कि दिस लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। सो वी कॉल इट अ डे। Thank you very much. Love you all. God bless you. Have a great day.